हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये इन 1927 एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वर्नर हाइंसबर्ग। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम उन्हीं के नाम पे पड़ गया, हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या था, इट स्टेट्स दैट इन एन एटम इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ एक एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल कि आप डिटरमाइन कर सको एक साथ क्या चीज़ें। पहला, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम बोलो तो मास इनटू वेलोसिटी, मास किसी चीज़ का मास तो फिक्स ही रहता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी। साइंटिस्ट क्या बोल रहे थे, हाइंसबर्ग साहब ने कहा क्या, इट इज़ इम्पॉसिबल एक एटम के अंदर कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक टाइम पे साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एटम में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ घूम रहा है उसकी हम पोजीशन की किस समय, इस इंस्टेंट पर, एग्जैक्टली दिस टाइम पे कि वो कहाँ है, और यदि वो वहाँ पे जिस पोजीशन में है उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, ये हम नहीं पता लगा सकते। दिस इज़ व्हाट ही सेड। कहने का मतलब ये मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में हो। सो अभी तक हमको यही मालूम है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन की बात करें नॉर्मली, ये सपोज ये हीलियम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये घूम रहे हैं तो मैं पता लगाना चाहूँ 10:15 पे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, और जहाँ होगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इन्होंने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल, आप नहीं पता ला सकते। तो हमने हीलियम एटम लिया, यदि हीलियम एटम को और बड़ा करके देखेंगे, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मीन्स 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ क्या बोलना है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये मैं यदि इसका फ़ोटो खींचूँ, यदि हीलियम एटम मेरे सामने है, सपोज़ ये एटम है, और मैं उसका फ़ोटो खींचूँ कैमरे से, तो इंस्टेंटली वो मेरा ये लेना चाहिए ना कि भाई उसके आउटर रेस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखने चाहिए, न्यूक्लियस में ये दिखना चाहिए मेरे को, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इतने फास्ट घूम रहे होते हैं कि वो मालूम ही चलता है कि इधर धुआं सा दिखता है, एक्चुअल में दिखता कैसे, ऐसे। इस हीलियम एटम का यदि मैं एग्जैक्ट फ़ोटो लूँ वो ये आएगा। और फ़ोटो हम किससे लेंगे, क्योंकि नॉर्मल कैमरे से नहीं ले सकते आप। भाई कोई चीज़, कार चल रही है, राइट, हाई स्पीड ही चल रही है, और आप ना रोड पे खड़े हुए और आप फ़ोटो खींचो, है ना, एकदम वो फरारी मूव कर रही है, आपके सामने से गुजरेगी, आप फ़ोटो खींचोगे ना वो एक लाइन सी आएगी। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू प्रॉपर फोटोग्राफ ऑफ अ एटम, तो आपको उसी की या उसी के साइज़ का होना पड़ेगा आपको फ़ोटो खींचने के लिए, मतलब उतना प्रिसाइज कैमरा चाहिए होगा। ओके, फॉरगेट अबाउट दैट। आज की डेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसकी बेसिस पे हमने एक्चुअल फोटोग्राफ लिया, किसका, हीलियम एटम का। तो आपको यदि न्यूक्लियस को ये देखोगे छोटी सी दिख रही है, उसको एनलार्ज करोगे तो उसको न्यूट्रॉन पर प्यूट्रॉन तो ऐसे दिख जाते हैं, राइट। ये कलर भूल जाओ, बस ये कलर तो आपको दिखाने के लिए हो गए, बट ये है, राइट। ये इतना छोटा है, 1 FM में है, फेंटोमीटर, फेंटो आप पता लगाना, 10 की पावर माइनस कितना, 15, यू आर राइट। तो फेंटोमीटर इतना छोटा है, उसको आप देखोगे ये है न्यूक्लियस, क्या, ये जो डॉट दिख रहा है सेंटर में, और उसके चारों तरफ हमको ये धुंधला सा दिख रहा है, पर हम इलेक्ट्रॉन को फ़ोटो में नहीं देख पा रहे, जबकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उतनी छोटी चीज़ से इसका फ़ोटो खींच रहे हैं, नहीं मालूम चल रहा ना। तो यही उन्होंने बोला था कि आप उस इंस्टेंट पे आप यदि फ़ोटो लेना है उसका, तो आप पता नहीं लग सकते एग्जैक्ट पोजीशन। यदि पोजीशन मालूम चल गई तो आपको वेलोसिटी मालूम नहीं चलेगी, वेलोसिटी इन टर्म्स मोमेंटम मालूम नहीं चलेगा। सो मैथमेटिकली, हाउएवर मैथमेटिक इट कैन बी गिवन एज अ इक्वेशन। तो इन्होंने उसकी एक इक्वेशन दी, क्या इक्वेशन दी कि डेल्टा एक्स इज़ द पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। यदि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ डेल्टा एक्स, और उसी करस्पॉन्डिंग चेंज है डेल्टा मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि हम करेंगे इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। सो दिस फॉर्मूला ही गेव, हु, हाइंसबर्ग साहब, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। मैथमेटिकली उन्होंने, थ्योरेटिकली तो बोल दिया कि आप एक बार में पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं लग सकते, और मैथमेटिकली उन्होंने कहा पोजीशन यदि उसमें डेल्टा चेंज इन पोजीशन x है, डेल्टा x है, डेल्टा चेंज इन पोजीशन मतलब मोमेंटम डेल्टा p है, इन दोनों का प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस नंबर। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 4 इज़ अ नंबर कांस्टेंट, पाई इज़ अ नंबर, 22.7, तो ये सब कांस्टेंट है, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट इस वैल्यू से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, या इससे बराबर होगा या इससे ज़्यादा रहेगा। ओके, सो डेल्टा एक्स क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या बोलेंगे, पोजीशन में अनसर्टेनिटी। यदि आपको मालूम चली कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कहीं हो सकता है तो दिस इज़ एन अनसर्टेनिटी। सेम वे में यहाँ और यहाँ के बीच में उसकी वेलोसिटी कुछ ये हो सकती है, मोमेंटम, राइट। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और या वेलोसिटी, किसकी बात कर रहे हैं,
ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा पी को चलिए मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ला सकते हैं या नीचे ले सकते हैं। तो वी कैन से डेल्टा एक्स चेंज इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4/m। एम कहाँ से आ गया? मोमेंटम वाला एम नीचे आ गया। हर चीज़ ये कांस्टेंट है, देखो राइट साइड में। एंड दिस इज़ व्हाट हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यदि ये मालूम है आपको तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इससे ज़्यादा रहेगा। ओके, एक चीज़ और आपको समझनी होगी, ये जो हमने फ़ोटो खींचा था, मैं आपको समझा रहा था, ऐसे समझ लो कि यदि एक बुक है और बुक को आप ऐसे खोलो तो ये उसके क्या पेपर्स हैं, और आपके पास यदि एक स्केल है, और स्केल जो है ना ये वाला दे दिया मैंने, जो आपके पास होता है ना स्कूल में होता है आपके नोट उसमें, तो आप देखोगे ये स्केल है जिसमें 1 से लेकर 12 सेंटीमीटर का स्केल है, या इंचेस वाला दे दूँ मैं आपको, राइट। 12 इंच का एक स्केल दे दूँ और मैं उसमें ना जो डिवीज़न दिए हुए हैं वो एक का गैप 4 और 5 के बीच में इक्वल टू 1 इंच। तो आपको मैंने 1 फीट का या 1 फुट बोलूँ, 1 फुट का आपको मैंने एक स्केल दे दिया जिसमें डिवीज़न दिए हुए हैं जिनका गैप है 1 इंच। अब मैं बोलता हूँ आप इस पेपर की मेरे को थिकनेस बता दो, क्या आप बता पाओगे? यू आर एबल टू टेल बट यू आर नॉट एबल टू टेल एग्जैक्टली ये कितना थिक है। क्यों? क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही आपका बहुत, उसका डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। यदि 1 इंच से ज़्यादा का होता तब तो आप बहुत परफेक्टली बता पाते। अदरवाइज़ कहने का मतलब क्या हुआ, यदि जितनी पतली कोई चीज़ है तो हमको स्केल भी उसमें डिवीज़न उससे छोटे होने चाहिए ना, तभी तो एग्जैक्टली इस पेपर की थिकनेस बता पाएंगे हम। सेम वे में इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है तो हमको क्या चाहिए होगा? ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिससे जो इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा छोटा हो, तभी हम इसके एकदम प्रिसाइज डायमेंशंस बता पाएंगे। यहाँ तक क्लियर? तो यही प्रॉब्लम जब तक उस समय 1927 प्रॉब्लम थी, ये तो अभी का लेटेस्ट फोटो है, तो उसलिए उन्होंने बोला कि हमारे पास उस समय उतने पर लेटेस्ट चीज़ें नहीं थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह थे नहीं, तो ही जनरेटेड दिस थ्योरम दैट इज़ कॉल्ड हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर? वेरी गुड। नाउ इफ दिस इज क्लियर तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और अदर सिमिलर पार्टिकल्स। मतलब यदि हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखें कि अनसर्टेनिटी इनटू पोजीशन, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कांस्टेंट से ज़्यादा होता है, और वो कहता है कि यदि ये ऐसा होता है तो ये एक ना जो स्टैंडर्ड चीज़ होती है, रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ मीन्स या ट्रेजेक्टरी। पाथ मतलब ट्रेजेक्टरी ऑफ किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन। हम सब कुछ बातें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, एटम की बात करें, और एटम में भी किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन। उसका ट्रेजेक्टरी का डेफिनेट पाथ हम नहीं बता सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन जैसे सिमिलर पार्टिकल्स यदि हों उस साइज़ के नैनो पार्टिकल्स, तो यदि वो कहाँ कैसे घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उनकी ट्रेजेक्टरी डेफिनेट नहीं होती है, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं की जाती है। इसको ऐसे समझते हैं। चलो, आज की डेट में वॉर चल रहा था ईरान और इजराइल में, तो वो क्या करते थे, इधर से ये लोग क्या करते थे, रॉकेट, ईरान वाले रॉकेट भेजते थे। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम था, है ना, उन्होंने ऐसे शील्ड बनाई हुई है, मीन्स उनकी कंट्री पे कोई भी रॉकेट आके नहीं गिरेगा। तो यहाँ से उन्होंने मिसाइल्स छोड़ी, ये क्या है उनका, ये पूरा यहाँ से लेके 2 से लेके 3, 4 ये सब चीज़ें क्या है इजराइल वालों के सिस्टम में, पैट्रियोटिक है ना, आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम में क्या था, पहला एक सेंसर, जैसे ये रॉकेट छोड़ेगा तो वो पता लगा लेगा रॉकेट जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी क्या स्पीड है, किस पोजीशन पे क्या उसकी वेलोसिटी है। किसी पोजीशन पे यदि वेलोसिटी मालूम चल गई, वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन मालूम है हमको, कितनी स्पीड से जा रहा है ये हमें मालूम है, किस पोजीशन में इस समय कहाँ है वो, मीन्स पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जैसे ही उसको मालूम सिग्नल है, उसने अपने अगले सिग्नल को दिया, और उसने सिग्नल कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने ये जो पैट्रियोटिक मिसाइल्स थी उसको बोला चल जाओ, और वो चली, और वो उसने एक पाथ फॉलो किया, उसको इंस्टेंटली 5th पोजीशन में आकर उसको हिट कर दिया। क्योंकि उसको ये मालूम था कि ये जो रॉकेट यहाँ से उड़ेगा उसकी एक फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी होगी, क्या होगी, एक पाथ होगा। एंड दैट इज़ व्हाट ही सेड। कौन? हाइंसबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे सिमिलर पार्टिकल्स जिनकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, हमें मालूम नहीं है किस पोजीशन में पर्टिकुलर इंस्टेंट में, और उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी भी हमें ठीक से अनसर्टेनिटी है। जब दोनों में ही अनसर्टेनिटी थी तो हम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि वो इस पाथ को या इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा सिमिलर टू दिस मिसाइल। इसलिए अभी ईरान ने कुछ ऐसी मिसाइल भेजी थी ना जो ऐसी नहीं चलती थी, वो टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, तो ये पैट्रियोटिक सिस्टम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी पाथ को वो जज ही नहीं कर पाया। तो बस वही चीज़ ये हाइंसबर्ग बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या उससे मिलते हुए चीज़ें
जो भी इतनी छोटी चीज़ें सब एटॉमिक पार्टिकल, उनकी पोजीशंस और उनकी जो वेलोसिटी होती है किसी इंस्टेंट के हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी होती है। पर अनसर्टेनिटी इससे हमेशा ज़्यादा होगी, किससे? इस कांस्टेंट वैल्यू से। ओके, सो इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली फॉर अ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ निग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। पर ये जो हाइंसबर्ग प्रिंसिपल है, इट इज़ ओनली, मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन या उससे जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, सिमिलर साइज़ के पार्टिकल्स या उससे भी छोटे इलेक्ट्रॉन से भी बोले सब एटॉमिक पार्टिकल, आज की डेट में मालूम है बहुत सारे, वो आप अगली क्लास में पढ़ोगे। बट मैक्रोस्कोपी मीन्स बड़े पार्टिकल्स के लिए हाइंसबर्ग पार्ट ये थ्योरी अप्लीकेबल ही है। तभी तो ये डोम सिस्टम काम बहुत अच्छा कर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस बात हमें ट्रेजेक्टरी मालूम है। लेट्स एग्जांपल लेते हैं। मैक्रोस्कोपी मीन्स जो बड़े हैं, जो आप हाथ से फील कर सकते हो या आंखों से देख सकते हो। सपोज हमने एक मास लिया जिसका 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम उसका वेट है। यदि 1 मिलीग्राम वेट है तो आप इसमें फार्मूला में डालो, इस फार्मूला में पर डालोगे तो व्हाट यू विल गेट, इसको पहले तो मिलीग्राम को स्टैंडर्ड यूनिट में कर लो, 10⁻⁻⁶ kg। ओके, लेट्स पुट हेयर ऑन द राइट हैंड साइड। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड में तो ये है कि अनसर्टेनिटी इनटू वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी टू पोजीशन की वैल्यू निकालो, h एज प्लैंक कांस्टेंट 4 दिया है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.1416 डाल सकते हैं, m मास ये हमको दिया है किसका, 1 मिलीग्राम, उसको डाल दिया। इनको सॉल्व करो, यू विल गेट अ वैल्यू। इट इज़ कितनी आ रही है देखो, 10⁻⁻12। ये सब कुछ काट पीट के आपको क्या मिल रहा है, 10⁻⁻28 मीटर पर मीटर -2 सेकेंड -1, राइट। ये दोनों नीचे हैं, मीन्स अनसर्टेनिटी इतनी है। ये 10⁻28 तो हमारे ना इमेजिनेशन से भी छोटा हो गया। क्या हो गया? इमेजिनेशन से भी छोटा हो गया। इट्स वेरी वेरी निग्लिजिबल, लिटरली हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट इज मोर और निग्लिजिबल। वेयर एज यदि मैं एक्सट्रीमली स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट, हम ये बोल सकते हैं एक वर्ड में। इसलिए बोला जाता है कि हाइंसबर्ग प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक मीन्स इलेक्ट्रॉन या सिमिलर पार्टिकल्स के लिए तो अप्लीकेबल है, बट जो मैक्रोस्कोपिक में थोड़ा सा भी उसका वजन हुआ उसके लिए नहीं, क्योंकि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो निग्लिजिबल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होती है। पर यदि हम इलेक्ट्रॉन के केस में लेते हैं और ये वैल्यू डालते हैं मास, यहाँ पे मास नीचे वाले इसकी जगह, तो यू विल फाइंड दिस वैल्यू, प्रोडक्ट जो आप निकालोगे, इट इज़ अराउंड 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कंपेयर टू 10⁻⁻20 इज प्रिटी बिग वैल्यू। That means it is a significant value. That is why the significance of uncertainty principle is valid for electron or similar equipment.